तो अभी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आ रहे हैं, क्योंकि जो भी हम करने की कोशिश करते हैं, जो भी करना है हमें, तो सब चीज़ें एक जगह पे आके रुकती है कि पैसा कितना मिलेगा, राइट? हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर उससे हम कुछ पैसा नहीं बना रहे हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं माने जाएंगे। दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर वो अभी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं पहले दिन से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक आप जो भी बिजनेस आइडिया आप लेके आते हो, जो भी सॉल्यूशन लेके आते हो, जब तक वो कमर्शलाइज नहीं हो पाता तब तक उसका कोई मायने नहीं रखता, राइट? तो हमें उसको कमर्शलाइज कैसे करना है वो समझने के लिए हमें फाइनेंस समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से कोई लोग शार्क टैंक देखते हैं क्या? आजकल बहुत फेमस हो रहा है शार्क टैंक। यस मैम, आप देखती हो? और कोई देखता है? सर देखते हैं? यस, आप देखते हो? तो आपने देखा है कि शार्क टैंक में आके जब कोई बिजनेस आइडिया पिच करता है तो वो कैसे करता है? वो जब आके प्रेजेंट करते हैं, कोई भी शार्क टैंक के बिजनेस आइडिया आके प्रेजेंट करता है तो उनका एक स्टाइल है। वो शुरू में आएंगे, आते ही वो कभी अपना सोल्यूशन नहीं बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा है कभी? अच्छे से कोई भी एपिसोड देखो, आप जैसे घर जाके आजकल रील देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, या ज़्यादातर यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी यूट्यूब पे देखते रहते हैं, तो मुझे पता है कि यूट्यूब पे ही ज़्यादा देखते हैं आप लोग। तो यूट्यूब पे आप शार्क टैंक सर्च कर लेना और उसके थोड़े से एपिसोड्स देख लेना। सब लोग जब भी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम हो, तो आप रील्स देख रहे हो, उस टाइम पे शार्क टैंक सर्च कर लेना, उसके 2-3 एपिसोड देख लेना। तो ये शार्क टैंक में क्या होता है कि आगे 4-5 बिजनेसमैन बैठे रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सारे, राइट? तो वो जो सारे बिजनेसमैन हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जिसके पास भी बिजनेस आइडिया है या जिसके पास भी स्टार्टअप है, वो वहाँ पे आते हैं, वो अपना आइडिया पिच करते हैं, अपना आइडिया उनको बताते हैं, वो कैसे पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सारी चीज़ें बताते हैं, उनकी क्या आइडिया है वो बताते हैं। और उसके बाद में वो बोलते हैं कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, और उसके बदले में जैसे अगर 100% शेयर्स है कंपनी के, 100 उन्होंने कंपनी रजिस्टर की होती है, 100% शेयर्स है, तो उसमें से हम आपको 2% देंगे, हमें 1 करोड़ दे दो, या फिर 5% देंगे, हमें 1 करोड़ दे दो। और वो पैसे वहाँ पे देते भी है, राइट? सो कौन बनेगा पर करोड़पति देखने से अच्छा है आप शार्क टैंक के एपिसोड देख लो। और ऐसे बहुत सारे ऐसे सीजन्स आए हैं, 4-5 सीजन आज तक आ गए हैं, और है ना, ज़्यादा आए हैं, बहुत बहुत सालों से चल रहा है, क्योंकि 16-17 से चल रहा है। और हर साल बहुत सारे स्टार्टअप को ऐसी फंडिंग मिलती है, करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती है। और बस फंडिंग ही नहीं मिलती, जब वो बिजनेसमैन आपके कंपनी के शेयर परचेस करता है, मतलब शेयर के बदले ही तो वो फंडिंग देता है, तो वो आपके कंपनी का मेंबर बन जाता है, तो आपका मेंटर भी बन जाता है, और वो आपको गाइड भी करता है कि बिजनेस आगे कैसे लेके जाना है, राइट? तो ये सारी चीज़ें कब होती है? या फिर कोई भी स्टूडेंट है, वो एक आइडिया लेके आया और वो बोलता है कि मुझे आइडिया मेरा अच्छा है, सॉल्यूशन उसका अच्छा है, अब उसको एक्चुअल में काम चालू करना है, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए। तो फंडिंग कब मिलेगी उसको? कोई भी बंदा, गवर्नमेंट तो चलो सब्सिडी दे देता है, या गवर्नमेंट ग्रांट दे देता है जो गवर्नमेंट को कभी वापस नहीं करनी होती, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। वो क्या लगता है आपको कि वो जब, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 4-5 करोड़ है और मुझे किसी आइडिया में इन्वेस्ट करना है, मुझे लगा कि एक मैम की आइडिया बहुत अच्छी है, मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं कब करूँगा? जब मुझे रिटर्न मिलने की गारंटी हो, जब मुझे लगे कि मुझे रिटर्न मिलने वाला है कुछ ना कुछ, राइट? अगर मैं आज 10 लाख रुपए इस स्टूडेंट को देता हूँ और वो अपने बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कल जाके जब उसका बिजनेस ग्रो करेगा, तो एक टाइम पे मुझे उस 10 लाख के 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख मिलने चाहिए, राइट? तभी वो देगा, राइट? तो इसके लिए हमें फाइनेंस से समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फाइनेंस, बिजनेस में फाइनेंस कैसे वर्क करेगा, और वो स्टूडेंट को भी समझाना ज़रूरी है। तो बहुत बार ऐसे होता है, और हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है, राइट?
तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम बिजनेस आइडिया तो लेके आते हैं, हमारे पास, हम सबके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होती है, बट वो आइडियाज़ को बिजनेस में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें फाइनेंस का नॉलेज कम होता है, और वही सबसे बड़ी दिक्कत है। आइडिया सबके पास है ऑलमोस्ट, बट आइडिया टू बिजनेस, आइडिया टू मार्केट, ये जो जर्नी है ये बहुत डिफिकल्ट होती है। क्योंकि आइडिया होना एक बात है, बट बिजनेस स्टार्ट करना अलग बात है। क्योंकि आपको इनिशियली कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा बिजनेस आपका ग्रो करेगा, आपका इनकम आना चालू हो जाएगा, आपको कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, आपके कोई कॉस्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें जब तक, ये जो फाइनेंशियल मैटर्स है, ये जब तक आप समझ में नहीं लेते, तब तक आप बिजनेस कैसे, मार्केट में कैसे जाओगे, राइट? सो बहुत सारी आइडियाज़ है, तो आइडिया से लेके प्रोटोटाइप तक ही ख़त्म हो जाती है, उसके आगे जा ही नहीं पाती, कभी वो मार्केट में जा ही नहीं पाते। और उसका मेजर रीज़न ये होता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, हम फाइनेंस को समझ नहीं पाते। तो हम आज बहुत डीप में तो नहीं जा पाएंगे, और डीप में जाना भी नहीं है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस के, वो बेसिक टर्म्स जो है, टर्मिनोलॉजीज जो है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वो अगर हम समझते हैं तो आप बच्चों को भी गाइड कर पाओगे, और आपको अगर बिजनेस करना है तो आप खुद के लिए भी वो यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तो थोड़ा मैं रेफरेंस के लिए लूँगा, बट मुझे कुछ चीज़ें और ज़्यादा भी बतानी है। तो सबसे पहला होता है कैपिटल। अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहला चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? पूंजी, पैसा। जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं, तो वो हो सकता है कि हम मशीनरी परचेस करने के लिए जो पैसा लगाएंगे, राइट? या फिर हमें ज़मीन लेनी पड़ेगी, या कुछ रेंट आउट करना पड़ेगा, एक प्लेस को रेंट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मे बी डिपॉजिट देना पड़ेगा, कोई मशीनरी चाहिए, तो या फिर हमारा जो बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें जो इनिशियल पैसा चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए। ये जो कैपिटल जब आता है, तो हम जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं और हमें जितना भी पैसा आ रहा है, उसको भी अलग अलग इसमें वर्गीकरण किया जाता है। पहले तो हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट, राइट? अभी ये जो कॉस्ट है उसके भी अलग अलग टाइप है। मैं यहाँ आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? एक्सपेंसेस डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम बिजनेस शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कॉस्ट, उसको हम कॉस्ट नहीं बोलते, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे शुक्ला मैम ने बताया था कि शुक्ला मैम ने बताया कि वो, शुक्ला मैम आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं और वही एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। तो मैम क्या बना रही है? एक ग्रीटिंग कार्ड बना रही है। वो ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए उनको कितना खर्च आ रहा है? 7 रुपये, 8 रुपये आ रहा है। ये जो 8 रुपये हो गए वो उनकी कॉस्ट हो गई। और वो आप कितने में सेल कर रहे हो? 35 रुपीज़ में। तो वो 35 रुपीज़ आपकी प्राइस हो गई, राइट? तो अभी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट में भी अलग अलग प्रकार की कॉस्ट है। आपको समझ में, कॉस्ट एंड प्राइस में फ़र्क है। जनरली क्या होता है कि हम दुकान में जाते बोलते क्या कॉस्ट है, या कभी बोलते क्या प्राइस है। वी यूज़ दीज वर्ड इंटरचेंजेबली। हमें लगता है कि कॉस्ट एंड प्राइस सेम ही है। नहीं, लागत और कीमत, सही बात बताया आपने कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी लागत है और उससे कीमत कितनी आ रही है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी ये जो कॉस्ट होती है, अभी मुझे बताइए लागत और कीमत में क्या फ़र्क होता है? तो हम अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली, गणितीय भाषा में बात करें, तो लागत में क्या अगर हम ऐड करते हैं तो हमें प्राइस मिलती है? टैक्स और प्रॉफिट, टैक्स और प्रॉफिट, राइट? मतलब कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, राइट? सो मैम तो बहुत ज़्यादा कमा रही है,
₹5 में प्रोडक्ट बना रही है और ₹35 में बेच रही है, और मुझे लगता है आपके ऊपर तो टैक्स भी नहीं लगेगा। वैसे भी स्टार्टअप के लिए 10 साल का स्टार्टअप ये हॉलीडे होता है, मतलब टैक्स हॉलीडे होता है, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो वो टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बट टैक्स में भी तो 2 टाइप है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। वो आपको इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक तो आपका क्लियर है, कॉस्ट एंड प्राइस। अभी कॉस्ट में अलग अलग आपका कैपिटल भी समझ में आ गया कि इनिशियल जो लागत लगेगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अभी बिजनेस को रन करने के लिए आपको, आपने धंधा स्टार्ट किया, उसको रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंडिचर लगेगा आपको, कि कहीं से कुछ रॉ मटेरियल लाना है, उसको फिर से उसको प्रोडक्शन करना है। ये जो दिन ब दिन जो खर्चा होता जाएगा उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। मतलब बिजनेस को ऑपरेशन में रखने के लिए, बिजनेस को चालू रखने के लिए जो भी आपको कॉस्ट लगेगी, जो भी लागत लगेगी, वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है। अभी इनकम पे आते हैं। अभी जो हमारे पास इनकम आ गया, तो हम एक प्राइस मैम ने रख ली, ₹35 प्राइस रख ली, तो मैम आप एक महीने में कितने प्रोडक्ट बेचोगे, कितने ग्रीटिंग कार्ड्स बेचोगे? एक महीने में 1000 बेचोगे आप। तो एक महीने में अगर 1000 आप बेचते हो तो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? मतलब अभी ये एक टर्म है रेवेन्यू, राइट। रेवेन्यू का मतलब क्या है? आवत, जो पूरा के पूरा पैसा आएगा। 27 मिलेगा सर, एक कार्ड पर 27 जी, एक नहीं 1000। हाँ, नहीं आप कैलकुलेट करो ना, आपके पास फोन है। 35 इंटू 1000, 8 रुपए उसके लिए माइनस कर कैलकुलेटर दिए यूज ना कर सर। रहे हैं जी। 35 में से सर 8 रुपए जो लागत है वो हमने माइनस कर, नहीं माइनस नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो फिर तो सर 35,000 35,000, ठीक है। हम तो प्रॉफिट देख रहे थे ओनली। नहीं प्रॉफिट नहीं। तो ये जो 35,000 मैम को आ गए, मैम ने एक महीने में 1000 ग्रीटिंग कार्ड सेल किए। एक ग्रीटिंग कार्ड की प्राइस है 35 रुपीज़। अगर वो 35 रुपीज़ को बेचती है तो उनको 35,000 रुपीज़ महीने में आ रहे हैं। ये 35,000 रुपीज़ जो है ये हो गया आपका रेवेन्यू, राइट। बट रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं। कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मतलब कंपनी 5 करोड़ के प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आप फिर बताइए कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ फिर? $27,000। तो 27,000 आपने कैसे कैलकुलेट किया? माइनस कर दिया सर, 35 का कार्ड था और 8 रुपए लागत थी उसकी। 8 रुपए लागत है जी, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट है, आपने अज्यूम कर लिया। अभी आप इस 8 रुपए पे आते हैं। ओके। ये जो 8 रुपए लागत है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने कंसिडर की? सर रिसाइकलिंग पेपर हमने लिया, उसके अंदर बीज जो सीड जो थे, धनिया, तुलसी, मेथी दाने का बीज था। कपड़ा रोलर लिया सर हमने जी, है ना। स्टिकर लिया 1930 के जो स्टिकर थे वो लिया। तो ये सब लागत है हमारी जी। और वो कैसे आप हैंडमेड रहेगा, मशीन से बनेगा, प्रिंटेड? सर इसके लिए जो हमने जो भी मटेरियल लिया है वो बहुत, मिक्सर तो हमने घर का ले लिया है ना। हमने जो स्टार्टिंग की है, ठीक है, आप ले सकते हैं, घर का ले सकते हैं। ठीक है। बीज जो है वो हमने 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम लिए, 50 रुपए के। मतलब ये हमारा एक कार्ड का नहीं है। एक मिनट, अभी हम मैम का बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो मैम आपके स्टार्टअप का अभी सब लोग स्क्रीन पे देखिए, हम पूरा फाइनेंशियल मॉडल उनका बनाते हैं और उसमें साथ साथ समझ भी लेते हैं। मैम आपके स्टार्टअप का नाम क्या है? ये आपके स्टार्टअप का नाम है? नहीं, वो हमने टैगलाइन बनाई है ग्रीटिंग की, बायोडिग्रेडेबल। बट उसको कुछ नाम देंगे आप? जी हाँ। जैसे शुक्ला इंटरप्राइजेस कुछ ऐसा? नहीं, शुक्ला इंटरप्राइजेस। इंदौर 1 किया था हमने। ठीक है, इंदौर 1 करते हैं। अभी एक एक जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझते जाएंगे, ठीक है। आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आपको नॉर्मल चीज़ें समझ में आ गई, कैपिटल समझ में आ गया,
कैपिटल समझ में आ गया, कॉस्ट समझ में आ गया, प्राइस समझ में आ गई, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस, ये दोनों समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं मैम, आपको अगर बिजनेस सेटअप करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी? सर सीड चाहिए, बीज चाहिए मुझे। मैं तुलसी के बीज से ही स्टार्ट करूंगी ठीक है। क्योंकि वो सभी कस्टमर के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ। तो 500 ग्राम बीज चाहिए मुझे 1000 कार्ड के लिए, ठीक है। जी, हाँ। उसकी प्राइस है 100 रुपये, हाँ ठीक है। देन अखबार का पल्प हम 20 रुपये भी मान ले रद्दी, तो वो चाहिए हमको 40 रुपये, जी 40 रुपये हो गए। फ्रेम और कपड़ा 2 सेट बनाएंगे एक बार में हम, 600 रुपये उसकी लागत है, ठीक है। देन स्टिकर चाहिए हमको 1000 पीस जो है वो उसका 0.80 प्राइस लगेगा और लागत उसकी आएगी 800 रुपये, ठीक है। फिर 5 हमको सेलोफोन प्लस पर्ची चाहिए 1000 सेट में, वो उसकी 500। ये इसके ऊपर आते हैं जी। मुझे पहले बताया कि अगर आपको कल बिजनेस रजिस्टर करना है, स्टार्ट हाँ, करना है, हाँ। तो उसको आपको लिए सेटअप करना पड़ेगा कुछ? जी। क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा आपको? क्या कुछ शॉप चाहिए होगा उसके लिए, नहीं, जगह नहीं। चाहिए होते हैं कि अपने नहीं, घर पे कर रहे अभी हो? चूंकि हमने हमारे बच्चों के लिए प्लान किया है तो हमारा एक एक्टिविटी रूम है हाँ। हमारे विद्यालय में, हमने तो उसको वहीं पे करेंगे वहीं आप? पे सेटअप करेंगे। ठीक है, आपको कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कुछ पैसा लगेगा? हाँ शायद लगेगा, पर ये वाला नहीं सोचा है मैंने अभी। जी ठीक है। तो एक इनिशियल सेटअप कॉस्ट होती है, कोई भी बिजनेस अगर हमें सेटअप करना है, अगर हम उसको एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का चार्ज आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ज़मीन लेनी पड़ती है या फिर कुछ शॉप रेंट पे लेना होता है, उसके लिए इनिशियल स्टार्टअप आता है, इनिशियल जो कॉस्ट आता है तो उसको बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। तो वन टाइम होता है, फर्स्ट टाइम जो बस यूज़ करते हैं उसको वन टाइम सेटअप कॉस्ट बोलते हैं, जो हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। तो मैं पकड़ के चलता हूँ, अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करते हो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आपको 25,000 रुपीज़ का खर्च आता है। 25,000 रुपीज़ वन टाइम, लाइफ में एक बार ही। और उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें अगर हम पकड़ के चले तो हम पकड़ के चलते कि आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ, सॉरी आपकी वन टाइम इनिशियल कॉस्ट रहेगी, सेटअप कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको? बिजनेस को सेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है। अभी आप अगर सेल्स करना चाहते हो तो आपकी सेलिंग प्राइस है 35 रुपीज़, जैसे मैम ने पहले ही बताया, तो मैं यहाँ 35 एंटर करता हूँ। देन कितने यूनिट आप सेल करना चाहते हो एक महीने में, जो मैम ने बताया कि 1000 यूनिट वो सेल करेगी। नाउ यहाँ पे 2 कंपोनेंट यहाँ दिए गए हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। हमें पता चल, जस्ट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हमने ये डिस्कस किया कि कॉस्ट एक होती है और एक प्राइस होती है। अगर प्राइस से हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। बट ये जो आपने कॉस्ट जो बताई 8 रुपीज़, इसमें भी 2 तरीके की कॉस्ट होती है। एक फिक्स कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है, और एक वेरिएबल कॉस्ट रहती है जो बदलती रहती है, राइट। आपके जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा वैसे वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट में क्या, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं? बिजली का बिल आ गया। सर बिजली और लेबर तो हमने भी ली है, हाँ 4 लोग लिए हमने 3 दिन। हाँ, तो तो उसके 1000 उसको पे करा, वो लिया हमने। एक महीने में हमने ये जो कार्ड के हिसाब से ही लिया है कि ये 1000 कार्ड बना देंगे। 1000 कार्ड बना जी। देंगे, तो उनको एक महीने में आप कितने, 4 लोगों को कितना पे करोगे? 1000। 1000 रुपीज़ चारों को मिला के। हाँ अभी तो मतलब सेटअप भी चल रहा है सर, अभी तो प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, 2 दिन का काम है। 1000 रुपये आप उनको पे करेंगे, वो भी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। क्योंकि जैसे वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट जो बदलती रहती है, राइट, चेंज होती रहती है, बार बार चेंज होती रहती है। आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम हो गया तो वो भी कम हो जाएगा, राइट, इसलिए वो वेरिएबल है। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, श्रम जैसे आपने बोला, लेबर कॉस्ट आ गई जो कम ज़्यादा होती रहेगी। तो मैम की जो लेबर कॉस्ट है उन्होंने 1000 रुपीज़ बोला, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कुछ है नहीं, आपको प्रिंटिंग वगैरह कुछ करनी नहीं है। नहीं करनी, क्योंकि वो फ्रेम में ही हो जाएगा सब। रॉ मटेरियल आ गया ना, वेस्ट कागज था रॉ मटेरियल में, तुलसी हाँ। के बीज हैं, हाँ, है ना, और साइबर की जो टेक बनेगा वो है, ये सब रॉ मटेरियल ही है। तो आपके सारे जो रॉ मटेरियल है प्लस आपका जो लेबर कॉस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब मिलके आपको कितना कॉस्ट लग रहा है? 35 ये लग रहा है सर 3540 3540। कुल।
3540 लग रहा है। ये 1000 के लिए आपको जी। 3540 लग रहा है। अभी आप समझ लो कि आप एंटरप्रेन्योर हो। अभी वो स्कूल का थोड़ा सा मैटर साइड में रखो कि आपको स्कूल से सब मिल रहा है, ऐसे मत समझ लो। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो जी। तो ये मत बोलना कि हम सैलरी नहीं लेंगे। तो आप खुद के लिए सैलरी लेते हो कि नहीं लेते हो? सर यहाँ पे मैंने देखा तो जो मेरा प्रॉफिट है वो और बढ़ रहा है। जो मैंने पहले आपको बताया ना कि 8 रुपये ईच कार्ड है लागत, ये जो एक 1000 की मैंने करी तो 3.54 ही आ रहा है एक कार्ड पे। कम हो गया वो, कम हो गया। कम हो गई 1000। पहले सारी कॉस्ट तो बताइए हमें। मैंने बताई ना आपको 600 ये कॉस्ट हो गई। जी जी पूरा। अभी आपकी सैलरीज बताइए। जो बचेगा सब मेरा सर। आपका नहीं होता, आपका नहीं होता, ये दिमाग से निकाल लीजिए। एंटरप्रेन्योर इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब ओनर होता है वो, बट फॉर एग्जांपल मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सोफोडोमस, ठीक है। अगर मेरे उसमें 99% शेयर्स है, अगर कल मुझे लगता है कि उसमें 1 करोड़ रुपए है और मैं ओनर हूँ, मैं सब निकाल लूँ, नहीं निकाल सकता मैं। ऑडिट होता है उसका हर एक रुपए का हिसाब देना होता है हमें। हाँ, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर मेरी सैलरी डिसाइड कर सकता हूँ, बट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। उसमें से सारा पैसा मैं निकाल नहीं सकता, ये मेरा पैसा नहीं है, कंपनी का पैसा है। और इन लीगल टर्म कंपनी इज अ लीगल पर्सन। मतलब हम जैसे जब कोई केस होती है कोर्ट में तो ऐसे होता है ना, एक एग्जांपल लिया रिलायंस फाउंडेशन वर्सेस ये बंदा, तो रिलायंस फाउंडेशन को एक एंटिटी माना जाता है, एक पर्सन माना जाता है, इज अ सेपरेट एंटिटी। तो एंटरप्रेन्योर के लिए पूरे बिजनेस का पैसा उसका नहीं होता, वो ओन करता है। बट वो ओन कब करता है? वो जब शेयर बेच देगा तब जाके वो उसको सब कुछ मिल जाएगा। तब तक जब मन चाहे मैं अपने हिसाब से उससे पैसा नहीं निकाल सकता। फिर 4000 लूंगी मैं 4 दिन की। बस 4, ठीक है। बहुत ही कंजर्वेटिव हो रही हो आप। बिजनेस सेट करना है ना सर, पहले सभी को मिल जाए थोड़ा थोड़ा, फिर देखा जाएगा आगे। वो उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट में पकड़ लिया। हाँ, सही बात है सर, सही बात। देखो पहला साल है उनका, दूसरे साल में हम चेंज करेंगे ना। अभी अगर आपको मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहते हो आप? हाँ सर, व्हीकल लगेगा, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो पूरी मतलब अभी हमने इंदौर ही लिया है, इसलिए ज़्यादा नहीं 1000 जो है वो लगेगा हमको। कलेक्टर ऑफिस में जाना होगा हमको, है ना, कोई बिजनेस जैसे TCS बिजनेस को जाके मिलना होगा, CSR लोगों में से जाना मिलेंगे होगा। हम। तो आप खुद करोगे कि किसी बंदे को रखोगे? नहीं, उसके रखना लिए? पड़ेगा सर, रखना पड़ेगा। तो उसको कितना पैसा दोगे आप? सर उसकी 800 है सर वन डे का। 1 डे का 800? महीने का बताइए ना। महीने का नहीं सर, अभी 8000 रुपए दे दो उसको। 8000 नहीं, ज्यादा दे दो, 16000 तो दे दो। सर फिर वो तो फ्लॉप है, बिजनेस फिर कैसे करेंगे? नहीं नहीं, तो मेरे को जाना पड़ेगा सर, फिर मैं ही जाऊंगी। सर मैं ही कर लूंगी सर पहले तो। नहीं, ऐसे मत करो आप। तो ऐसे करोगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। स्कूल वाले बोलेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हो। नहीं तो अभी आपने बोला ना कि स्कूल नहीं लेना है उसमें। नहीं, डुबाना नहीं है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हेलो सर। मैम, क्या उनका क्या हो रहा है? वो जैसे अमाउंट वो सोच रही है कि 800 रुपए पर डे देना पड़ेगा किसी को। आप बहुत अच्छी बार्गेन करती होगी जब भी बाजार में जाती होगी कि 1 रुपया नहीं छोड़ना है मुझे, सब मेरे पास रहना चाहिए। चलो 10,000। सर अभी हमको एक टेस्ट क्लियर करना है, TET। अगर वो नहीं हो पाएगा तो हमको यही करना है सबको फिर। इसलिए गवर्नमेंट हमको प्रिपेयर कर रही है सर, ये ट्रेनिंग इसीलिए हो रही है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। कुछ तो यूज हो जाएगा, मुझे पता है TET के बारे में। मैम, कम से कम थोड़ा तो पैसा छोड़ो, इतना कंजर्वेटिव मत सर बनो। अभी आपने बोला कि आप स्कूल को छोड़ दें, तो मैं तो बिजनेस ही देख रही हूँ अभी। ठीक थोड़ा है। सा सेट हो जाए, पहले सेट करना पड़ेगा ना सर उसको। तो ठीक है, कुछ तो पकड़ के चलो।
एक तो आपने अपनी खुद की सैलरी 4,000 रखी है, वो मेरा बिजनेस है। तो अभी तो थोड़ा आपने setup बोला कि करना अभी है। स्कूल में नहीं हो। नहीं तो सर इसीलिए तो कम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे। आप तो प्रॉफिट बदलाओ फिर सेट हो जाएगा ना, ले लो। ठीक है, फिर देखती हूँ, फिर ले लूंगी। थोड़ा थोड़ा ऐसा बड़ा सोचो मैम कि थोड़ा बिजनेस करना है आपको। नहीं, 5,000 पकड़ के चले कि महीने का 5,000 आप मार्केटिंग पे खर्च करें। और अभी आपको कॉलेज से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो कुछ आपको रेंट वगैरह देना है, कुछ ऐसा। तो फिर तो अपने ही कोई और बताओ यार, मैम बहुत ही कंजर्वेटिव है। ये मेरी टीम से ही सर हम बोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खर्चा लगेगा आपको। हाँ, रेंटल फिर सर फिर क्या करेंगे? हम रूम कहाँ? रूम का खर्चा लगेगा कितना? अरे जो जिस क्यों अपने रूम में मिलता है ना बड़ा, एक बड़ा रूम रहता था हमारी, तो पूरी MBH की देते थे। नहीं सर 5,000। 5,000 ठीक है। और कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब कोई और अन्य कोई खर्चा नहीं। ठीक है, 0 है, 0 कर दे। नहीं अभी सर कुछ बच रहा है कि नहीं? वो 5 में सब कर लो। देखो अभी वो कर लिया, पॉलिथीन ले लिया। पहले साल में ही माइनस में जा रहा है मैम का। एक मिनट, जाएगा ना मैडम, वो उसमें 35,000 एक। हाँ लागत कम वो कर दें। ठीक है। मैंने गलती से यहाँ जो यूनिट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में जो पर यूनिट डालनी थी वो मैंने टोटल डाली थी, तो मैंने उसको कम करके 8 कर दिया है। अगर 8 करते हैं तो मैम के पहले साल का जो रेवेन्यू है वो 4,20,000 रुपये आ रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है 3,18,000 और प्रॉफिट आ रहा है 1,02,000। ठीक अगर है ऐसा आप करते हो ठीक सर, ओके। एक साल में 1,00,000। अब सर कुछ तो बचा। नहीं से कुछ ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर देखा जाएगा सर। चलो ये पहले साल का ये नहीं, एक साल यूनिट पर मंथ है सर, तो ठीक है ना। एक महीने में एक अगर 1,000 बेच रहे तो ठीक है। अभी ये करते, ये पहले ईयर का हो गया, फर्स्ट ईयर का हो गया। अभी हम सेकंड ईयर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड ईयर में आपको और कुछ बिजनेस को बढ़ाना है कि वैसे ही रखना है? सर बढ़ाएंगे पर रजिस्ट्रेशन तो नहीं लगेगा ना। सेकंड ईयर तो नहीं लगेगा, ओके। बट अगर आपको कुछ मकान लेना है या फिर शॉप लेना है, कुछ और नहीं बढ़ाना है तो वो सफिशियंट है सर, जो ठीक हमने है। थी ना यूनिट 5,000 वाली, वो ठीक है। बढ़िया है। सेकंड ईयर में आप कुछ प्राइस बढ़ाना चाहते हो? अब फिर बढ़ाएंगे, प्रॉफिट देखेंगे कि कहाँ सेल कहाँ हो रहा है, ज़्यादा यदि हो रहा है तो फिर बढ़ाएंगे। तो कितना बढ़ाओगे आप? मैन्युफैक्चरिंग फिर कर देंगे सर, डबल कर देंगे, 15 कर देंगे। वो हो जाएगा। मुझे Yes. ये पहले ये बताइए कि जी। 35 रुपए आपकी प्राइस है। Yes. क्या सेकंड ईयर में आप अपनी प्राइस बढ़ाना चाहते हो? हाँ नहीं सर, ज़्यादा नहीं तो हमारा जो एक तो पहले ही बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, वो केवल कुछ ही स्पेशल क्लास के लोगों को ही पसंद आएगा, और फिर उसको बढ़ाते जाएंगे तो वो जो एम है हमारा वो पूरा नहीं होगा। तो आप नहीं बढ़ाना तो चाहते कास्ट हो? हम मतलब बढ़ाएंगे, मिनिमम बढ़ाएंगे, ज़्यादा कितना नहीं। कितना वो तो बताओ मुझे, यहाँ नंबर्स डालने 40 में कर मैम। देंगे, 40 रुपए कर देंगे। 40 रुपए 5 से बढ़ा रहे हो, मतलब आप 7% में करता हूँ। पर सर सेल जो है अब हम 5,000 रखेंगे। वो करिए नहीं, ना आप 5,000 लोगों को आप 10,000 करो मैम। 5,000 कर देता हूँ मैं, ठीक है। कॉस्ट आप बोल रहे कम हो जाएगी? टीम वर्क है ना। सॉरी सर ये मुझे आइडिया मिल गया है, तो मैं 38 में ही दे दूंगी सर, तो मेरा ज़्यादा हो जाएगा प्रॉफिट। 38 2 रुपए कम में सेल करेंगे तो ज़्यादा आएंगे ना मेरे पास। नहीं, आप टेट पास हो जाओगे। सर पार्टनर अलग नहीं होना ना?
सर ये पार्टनर ही वो कर रहे हैं कि हम 38 में नहीं, देंगे, मुझे तो क्या होगा? आपके कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर है सर हम। और 4 पार्टनर मिलके बस 4,000 सैलरी सर आप ले बता रहे लेंगे हो? पहली बार, तो फिर दूसरी बार नहीं देखेंगे ना नहीं, क्या उनको था। सैलरी नहीं दे रहे ना, इसलिए तो वो बाजू हो रहे। उनको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी आपको। सर आप तो सोचे कि जो रतन टाटा जी ने जब स्टार्ट किया था तब उनकी कंडीशन कैसी थी, उन्होंने पहली बार तो कुछ सोचा ही नहीं, है ना। तो हम भी यही सोच रहे हैं कि हम 1 आध साल तो कुछ नहीं देखेंगे। तो एक साल में बस 1 महीने में आप 1,000 लोगे। जी जी, हम मतलब ये 4,000 सैलरी 4 लोगों की है, जी, बस जी, आपकी नहीं जी, है। क्योंकि बिजनेस सेट करना तो है सर। दूसरे साल में आपने बोला कि 5,000 आपका प्राइस होगा, मतलब मैंने 500% मैंने बढ़ाया। ये जो सेकेंड ईयर के नंबर्स है परसेंटेज में 7% आपकी प्राइस बढ़ाई है, यहाँ 0 रखा है मैंने। टोटल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, तो मैं कर रहा हूँ 3.54। परसेंटेज में डाल रहा हूँ सब। -50% कर दी मैंने कॉस्ट। अभी सेकेंड ईयर में तो सैलरी ले लो मैम, भाग जाएंगे लोग आपके। तो कितनी सैलरी लोगे आप? मैडम 2,000 10-10 हजार तो लोगे? 40,000? लेंगे सर 10,000। 1000 टाइम्स तो 1,000% से आपकी सैलरी बढ़ गई। मार्केटिंग कॉस्ट कुछ बढ़ेगी? हाँ, 100 सर एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा करेंगे हम लोग। 100% बढ़ा रहा हूँ। 5,000 होगी, 10,000 जी। हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है और ये मैम आपको कॉस्ट की जगह कुछ लगता ही नहीं है। जहाँ भी कॉस्ट पैसा खर्च करने की बात आती है वहाँ बोलती मुझे नहीं नहीं सर, लगता इसके है। अंदर हाँ सर बढ़ा देते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे हम, कुछ कलर्स जो रहे नेचुरल कलर्स वगैरह उसको और अप्लाई मैं कर देंगे, तो उसकी cost 50% से बढ़ बढ़ा रहा हूँ जाएगी। बस। जी आपके जैसा मैं भी कंजर्वेटिव होते जी। जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं Attractive 100% कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं आपका सेकंड ईयर में क्या हाल है। तो चलो, आपका रेवेन्यू आ रहा है 26 लाख। 26 लाख रुपए रेवेन्यू आपका आएगा अगर आप 5,000 बेचते हो। जी। 5,000 पर मंथ है ये, जी जी राइट? ये जो हमने जो नंबर्स डाले, ये जो 1,000 डाला था वो पर मंथ का है। ये 5,000 जो डाला है मतलब 500% से इजाफा हुआ है। तो 5,000 रुपीज़ पर मंथ, 5,000 यूनिट्स आप पर मंथ बेच रहे हो, मतलब साल में कितना बेच रहे हो आप? अराउंड 60,000। हाँ 60,000 यूनिट्स आप साल में बेचोगे, तो आपका रेवेन्यू जो है 26 लाख हो जाएगा। अच्छा आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है 11 लाख हो जाएगा, और आपका है। प्रॉफिट 15 लाख रुपए हो जाएगा। वो चारों ले लेंगे सर। नहीं ले सकते। मैंने पहले ही बताया आप नहीं ले सकते। ठीक है, चलो और बिजनेस को बढ़ाते हैं, 1 साल और देते हैं आपको, और देखते हैं आपका कितना होता है। चलो अब तो- तीसरे साल अभी 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अभी कुछ तो खर्चा करो। कर लेंगे ना सर। सर अब तो और जब एडवर्टाइजमेंट में ही हम थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करेंगे एडवर्टाइजमेंट में। मुझे लगता है आपका जो वेरिएबल कॉस्ट जी। है, सॉरी मैंने यहाँ -50% कर दिया, तो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं उसको वैसे ही रखता हूँ। सर वहाँ 5,000 आएगा, 500 है परसेंटेज परसेंटेज में। लिखा था। जी सर। कैसे, क्या बोल रहे हैं आप लोग? यहाँ पे हाँ सर, आप थर्ड ईयर में बोल रहे हो? नहीं सर, जो सेकंड ईयर में 500% है वो कुछ ज़्यादा लग रहा है सर। ज्यादा लग रहा है, क्यों? देखो 5,000 करना है उनको, 1,000 का 500% कितना हो गया? 5,000 तो सही है ना, वही तो चाहिए उनको। 5,000 ही होगा। चलो तीसरे साल में जाते हैं। तीसरे साल में तो कुछ सेटअप कॉस्ट बढ़ो, अभी इतना पैसे कमा रहे हो आप। सेटअप बढ़ा दो। यस, हम एक्सरसाइज करते करते आपको ये समझ में आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जी, जी। फिक्स कॉस्ट क्या है। हाँ 10,000 रुपये मतलब 12,000।
सर अब जो हमारी कंपनी बन गई है, थोड़ा सा प्लेस ज़्यादा चाहिएगा, तो पैकिंग में भी खर्चा आएगा और प्रिंटिंग भी अब हमको करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी। पहले करवा रहे थे हम फर्स्ट ईयर में, तो वो मशीन, प्रिंटिंग मशीन भी, वर्कर भी बढ़ेंगे अब हमारे यहाँ। हाँ, और साथ साथ अब हम सर्टिफिकेट भी देंगे, तो कास्ट हमारी थोड़ी सी बढ़ रही है। जी। तो सेटअप कॉस्ट लगेगा आपको यहाँ पे जी जी कितना? सर, कार्ड और प्रिंट में 85 हज़ार के समथिंग लग रहा है पूरा। ओके। सो आपको जो प्रिंटर लेना पड़ेगा, पंचिंग मशीन वगैरह जी। सब कुछ लेना पड़ेगा, मतलब पैकेजिंग के लिए वगैरह, जी। तो सब मिलके 1 लाख रुपए आपको लगेगा। लगेगा सर। सॉरी, 30,000। और ऑर्डर भी बढ़ गए सर अब। 400% में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी कि रहेगी वैसे ही नहीं सर, रहेगी? अब बढ़ रही है, क्योंकि अब सभी को पता चल गया है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो अब ऑर्डर भी ज़्यादा है। मतलब ये शादी वगैरह रिटर्न गिफ्ट में भी 249 में दे रहे हैं हम, है ना। CSR लोगों को दे रहे हैं, तो भी अब हमने कास्ट नहीं बढ़ा नहीं, है। एक प्रोडक्ट को लेके चले, एक प्रोडक्ट एक को कोई लेके, हाँ। तो 299 299 एक एक कार्ड की कीमत। एक कार्ड के लिए 299 जी बहुत ज़्यादा होगा मैम। नहीं सर, 40 रुपए से आप डायरेक्टली 299 कर रहे हो। मैं ज़्यादा से 60 ज़्यादा कर देते, 60 कर देते, 60 देखो, सर, 60 कर देते चलेगा। 60 कर देते तो मैं 50% से प्राइस बढ़ा रहा हूँ। CSR लोग तो लेंगे ही सही ना, क्योंकि उनको कुछ नया दिखाएगा। हाँ, 50% से मैंने बढ़ा दिए। नंबर ऑफ यूनिट्स 5,000 में से कुछ बढ़ेंगे कि इतने ही जी रहेंगे? बढ़ेंगे सर। कितने होंगे? सर अभी तो मैं ना, जो मुझे मेरा टारगेट दिख रहा है वो बहुत हजारों में चला गया है। एक मतलब महीने में आप कितना बेचोगे? एक महीने में अब हमने जो किया है, ये पूरा जो हमारे कस्टमर है 3-4 प्रकार के, तो अब मतलब 1.25 लाख का ऑर्डर था। सॉरी, 1.25 सवा लाख 1.25 पर महीना? कार्ड बेचेंगे नहीं, नॉट पॉसिबल। ईयरली। ईयरली तो हाँ। मंथ में कितना? सर मंथ में कर लीजिए ना, आपका ना। तो मैं उसको यहाँ पे 100%। हाँ, 15,000 कर लीजिए सर। अभी 15,000 कर लीजिए सर मंथली। ठीक है, कर दिया। आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा? कास्ट तो बढ़ता ही जाएगा ना पर ईयर सर। हाँ, तो कॉस्ट कितना बढ़ेगा? पर यूनिट कॉस्ट में पूछ रहा हूँ, पर यूनिट कॉस्ट। यूनिट में जैसे आपको 8 रुपए लग रहा था, तो अभी कितना लगेगा? सर ये लग रहा है हमको, कार्ड प्लस प्रिंट में 85,000 लग रहा है, पैकिंग प्लस गमला में 35,000 रुपये लग रहा है कास्ट। ये ईयरली बतला रही हूँ मैं। और नहीं, मैं बोल, हम देखो, हम यहाँ 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। सुनिए, एवरीवन लिसन प्लीज, कि हम जब कॉस्ट निकालते हैं ना, पर यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, यूनिट की एक करनी। टोटल कॉस्ट तो ओके, होती है। ओके। जैसे आपने पहले बहुत अच्छे से बताया मुझे कि 35 रुपए का प्रोडक्ट होगा, 8 रुपए में बन जाएगा, ठीक है। तो 8 रुपए जो होगा वो पर यूनिट कॉस्ट हो गया। तो 20 कर लीजिए सर उसको। पर यूनिट कॉस्ट आपका 20 हो जाएगा। सो मैं उसको 100% से बढ़ा रहा हूँ, 20 नहीं 16 कर रहा हूँ मैं। अब तो सैलरी बढ़ाओ। बढ़ गई सर। नहीं, नहीं बढ़ाएंगे ना सर। 10-10 हज़ार ही लेंगे। सर आप 15 लेंगे। सैलरी वो मत करिए, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम जाता है। क्या ये जाता ना है? बढ़ाने वाली चीज़ हमारी बढ़ती ही नहीं कभी। सैलरी आपका ढंग घर से। कैसे चलाओगे आप लोग चारों? नहीं है। पर वो उसमें हम फेल हो जाते हैं ना, कितनी बड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी बहुत कम ही बढ़ाती है, तो हमको अभी तक उसी की आदत है। तो आप जब बोलते ना कि बढ़ा लो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी बड़ा है। ठीक है? मैं फिर से यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। सर 15,000। 15 20 हज़ार कर दिया मैंने। ठीक है सर, ठीक। 20 यहाँ से मैंने मार्केटिंग कॉस्ट आपकी 200% बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थी आपकी सेकंड ईयर में आपकी थी 10,000, तो यहाँ पे 20,000। 20,000 भी बहुत कम है, आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा मार्केटिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गई है आपकी, तो मैं 100% यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगेन मैं 100% से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं।
1 करोड़ रुपीस आपका रेवेन्यू रहेगा 3rd ईयर में। टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हुआ, वो 98 लाख पे गया और आपका प्रॉफिट बस 2,77,000 रहा है। जी, इनकम कम हो गया है इनका, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ बढ़ गया। उनकी सैलरी मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी शायद। बोल रहे थे ना 15,000 बोल तो रहे थे सर। ठीक है, सैलरी अगर कम करो तो 1 करोड़ का आपका बिजनेस हो रहा है, 50 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर है, 50 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट है। चलो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जी सर। तो हाँ, देखो एक जस्ट एक्सरसाइज है, ये वाधवानी फाउंडेशन का पोर्टल है जो यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है। और इतने नैरो लेवल पे अगर हम सोचते हो, ये नीचे का देखना है। हाँ। नहीं नहीं सर, नहीं वो नहीं बता सकते सर मैं। वो उन्होंने मशीन खरीद ली ना से 3rd ईयर में। मशीन 3रे साल में उन्होंने खरीद ली मशीन सर। सर इतना पर्सनली मत लीजिए, हमें बस ये समझना है कि कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, हमें बस सीखना है। हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट्स अ सिमुलेशन। तो अभी यहाँ पे देखिए। जी सर। हाँ, नहीं वो तो चैलेंज है ना, उनके पार्टनर खुद बोल रहे हैं कि हम दूसरी कंपनी खोल लेंगे। चलो अब हम प्रोजेक्शंस पे आते हैं। जैसे हमने अभी ये डिस्कस कर लिया, ये सारे अजम्पशंस हमने डिस्कस कर लिए। अभी मैं थोड़ा सा टीचर बन जाता हूँ। सो अभी जिसको पूछा जाए वही बताएगा। हेलो, चलेगा? अभी मुझे लास्ट रो से आप कोई भी बताइए इस साइड से। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? सर मेरा खुद का बिजनेस है, मैंने खुद नहीं डाला था। जी सर। हमारे यहाँ हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा लहसुन जो है वो बहुतायत में पाई जाती है। दूसरा दे दीजिए। तो उस लहसुन को क्या है कि उसके ग्रेडिंग करी जाती है, मतलब उसको सफाई करी जाती है। लहसुन जो है ग्रेडिंग करके फिर बिक्री के लिए जाती है। तो उसकी ग्रेडिंग की जो मशीन होती है वो लगभग 10 लाख की आती है। तो 10 लाख की वो मशीन लेके मैं आया था और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मुझे 7 लाख रुपए लगे थे। इसके बाद जब हम उसको 6 ग्रेड में अलग अलग छांटते हैं तो किसान क्या होता हैगा कि अपनी बोरी में भर के लेके आता है। वो जो बोरी है वो फाड़ी जाती है और उसमें से लहसुन हापर में जाके 6 ग्रेड में बन जाती है। तो जब वो बोरी फाड़ी जाती है तो वो वेस्ट बच जाता है हमारे पास।
हम उस वेस्ट को सेल आउट कर देते हैं। इसके बाद में लहसुन का जो छिलका होता है वो कलकत्ता चला जाता है, वो भी बिक जाता है। इसके बाद जो 6 ग्रेड में हम करते हैं, उसके बाद मशीन में कुछ कलियां रह जाती हैं, वो कलियां हमारी ही रहती हैं, तो हम उनको साफ कर कर उसको बेच देते हैं। इसके बाद जैसे 100 रुपये हमने उसका मार्जिन रखते हैं, 100 रुपये पर कुंटल, जिसमें 60 रुपये लेबर, इसके बाद में जो हम नई बोरी लगा के देते हैं वो, और इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में जो बाइयाँ लगती हैं उनका खर्चा सब जोड़ के 65 रुपये तक सारा हो जाता है। 35 रुपये हमारे बच जाते हैंगे। फिर जब हमने देखा इसको धीरे धीरे करके कि इसकी जो कलियाँ बचती हैं वो कलियाँ वेस्ट में जाने लगी थी, तो हमने फिर उसको साफ करके उसके छिलका उतारने की मशीन डालने का इस साल प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। तो जब वो छिलका उतर जाता है, उसके बाद उस छिलके को निकालने के बाद वो लहसुन के पैकेट बना के, जैसे इंदौर में जितने भी 5 स्टार होटलें हैं और इनमें छिली हुई लहसुन बिक जाती है, उसकी कास्ट 30 रुपये और उससे लाभ मिल जाता है। फिर इसके अगले साल हमारा ये विचार है कि इस लहसुन का पाउडर बनाने की मशीन डलती है, वो लगभग 1 करोड़ रुपए की डलती है। जब उसको डालने के पश्चात भी फिर लहसुन का तेल निकालने की डलती है, तो मतलब एक ही प्रोडक्ट से आप उसको 6 में जोड़ सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के होकर एक ही छत के नीचे सारे उसका प्रॉफिट मिल सकता है। अभी प्रॉफिट सर मैं 10 लाख रुपए साल कमाता हूँ, मतलब उससे। सर इसमें आपका कैपिटल क्या है? कैपिटल 20 लाख लगे थे सर शुरू में। शुरू में कैपिटल 20 लाख लगा था। मशीनरी जो अभी जो आप जो 1 करोड़ की बात करोगे, 1 करोड़ की वो मशीन अब आएगी, धीरे धीरे आएगा हाँ, सर। नहीं, आई एम टेलिंग कि वो 1 करोड़ की जो मशीन है, तो 1 करोड़ आपका कैपिटल हो गया। हाँ। कोई कैपिटल इज अ थिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ थिंग जिससे आपको रिटर्न आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कार ली तो आपका वो एक्सपेंडिचर हो गया, बट आपने वो कार लेके ओला में लगा दी तो वो आपका कैपिटल हो गया। ठीक है? नहीं सर, मतलब मेरा सोचने का स्टाइल थोड़ा सा एक अलग है कि जैसे आप एक ही प्रोडक्ट डाल रहे हो। नहीं, मैं सर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आपका सम्मिलित बिजनेस आइडिया मतलब- मुझे समझ में आ गया। अच्छा। आपका आइडिया बहुत अच्छा है और आप 10 लाख कमा भी रहे हो, तो हम सब के लिए आप एक एग्जाम्पल हो। इट्स अ गुड थिंग। बट हम एक कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहे हैं सबके लिए कि कैपिटल होता क्या है। कैपिटल एक्चुअल में उसमें जो लागत लगी है मेरी, लागत लगी है, कि जी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने एक 55 बाय 60 का एक क्या बोलते हैं सेट डाला है। 2 लाख रुपए की मैंने एक डीपी लगवाई थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि मशीन को एकदम कंटिन्यूएशन करंट चाहिए रहता, तो अपनी एक पर्सनल डीपी लगाई जाती है उसके लिए। ठीक है, तो वो आपने सब थोड़ा cost में लेट कर जोड़ेंगे। दिया। आपने थोड़ा लेट कर दिया। पहले दिन से हम बोल रहे हैं कि आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई तब आप आए नहीं। अभी आप बैठ जाइए प्लीज। मतलब पहले आपने सबका सुन लिया, फिर आपका बता रहे हो। पहले दिन से तो हम आगे बुला रहे थे आपको। इस साइड कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट? प्राइस एंड कॉस्ट। सर को दीजिए माइक प्लीज। सर कैनवास लगाइए ना। हेलो सर, कास्ट जो होती है वो जैसे प्रोडक्शन में जो अपना टोटल कास्ट आती है, मतलब जितना हमको बनाने में जो पैसा लगता है वो उसका कास्ट हो गया, और इसके बाद जब हम उसको सेल करते हैं वो उसका प्राइस हो जाता है। जी सर। व्हाट इज प्रॉफिट? सभी को नमस्ते। कास्ट जो रहती है किसी वस्तु को बेचने के लिए तैयार करने की लागत है, और उसमें अपना लाभ प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है, तो वो सेल करने की प्राइस बन जाती है। तो प्राइस या विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। जी ठीक सर। सर। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू बताइए सर को दीजिए। गुड्स जब बनकर तैयार हो जाता है और मार्केट में बेचा जाता है,
और जितने बेचने के बाद जो भी अर्निंग होती है, पैसा प्राप्त होता है, वो राजस्व कहलाता है। जी। इसे दो तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस कर सकते हैं, तो भी ये निकल कर आ जाएगा। जी। क्यू मल्टीप्लाई पी। राइट। चलो, सो आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, फाइनेंशियल भी हो गया। तो अभी फिर से मैं दोहराता हूँ कि हम किससे स्टेप बाय स्टेप आगे आए। हमने पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद कस्टमर को समझा कि कस्टमर कौन होता है, उस कस्टमर का पर्सोना बताया, कस्टमर सेगमेंटेशन किया, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन एंड जोग्राफिक सेगमेंटेशन, ये हमने कस्टमर को समझने के लिए यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन समझा कि क्या कैसे हम सॉल्यूशन उसका बना सकते हैं। उसके लिए अलग अलग जो मॉडल है, जैसे डिस्टर्ब करके एक मॉडल था कि हम कैसे नया प्रोडक्ट उसको कैसे सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। उसके बाद में हमने अभी आज प्रोटोटाइप के बारे में सीखा कि आपके पास प्रॉब्लम आपको पता है, आपको कस्टमर पता है, आपको सॉल्यूशन पता है, बट वो सॉल्यूशन दिखाने के लिए अगर हमें किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो पहले उसका प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, राइट। तो वो प्रोटोटाइप कैसे बनेगा? जैसे घर का एक डिज़ाइन बनता है, सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, घर का जैसे एक डिज़ाइन बनता है वैसे ही एक डिज़ाइन हम बना सकते हैं, पेन पेपर से बना सकता है, वेबसाइट पे बना सकते हैं। तो एक हमारे पास एक डायग्राम या कुछ तो ऐसी दिखाने लायक वस्तु हो जिसको हम प्रोटोटाइप बोल सकते हैं। और वो प्रोटोटाइप बनने के बाद हमें बिजनेस करने से पहले ये जो हमने मॉडल किया था, ये हमारा बिजनेस शुरू करने से पहले रेडी होना चाहिए कि मुझे जैसे मैम का हमने किया कि कितने रुपए का प्रोडक्ट बनेगा, कितने रुपए में आप सेल करोगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, कितने फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी। ये मॉडलिंग इसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत बार बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें सोचना चालू कर देते हैं। बट ये जो 3 साल का हमने प्लान देखा, प्रोजेक्शंस देखे, ये हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारे पास होनी चाहिए और इससे पूरा बिजनेस प्लान बनता है। तो ये जो सारे बिजनेस प्लान के कंपोनेंट हैं, ये आज तक अभी तक हमने सीखे हैं। अभी हम लास्ट कंपोनेंट पे जा रहे हैं जिसमें जितने भी कंपोनेंट हमने सीखे हैं वो सारे कंपोनेंट को हम एक साथ मर्ज करके एक पेपर पे बिजनेस प्लान बना लेंगे। माय कोऑर्डिनेटर्स, क्या नाम है आपका? पलक, और आप आ जाइए, वो पेपर्स दीजिए प्लीज। सारे सीईओज है क्या यहाँ पे? ये जो है इसको लीन मॉडल कैनवास बोलते हैं। ये लीन मॉडल कैनवास का मतलब है कि एक पेपर पे पूरा आपका बिजनेस प्लान रेडी हो जाता है और वो स्टूडेंट को सिखाने के लिए बहुत बार यूज़ किया जाता है। तो सर हमें अभी डिस्क्राइब करेंगे, आपके पास सबके पास ये पेपर होगा, आप अपना अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं इसको एक पेपर को यूज़ करके, और यही आप प्लान भी स्टूडेंट को भी सिखा सकते हैं अगर किसी को बिजनेस प्लान बनाना है। तो कोई भी बिजनेस प्लान में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई मतलब आपका बिजनेस प्लान रेडी हो गया। तो सर अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम ब्रेक करेंगे। तो when we are pitching our idea, when we are explaining our entire business model to someone, so वो पूछेगा हमको, so can you pitch in 5 minutes, or can you pitch in 3 minutes, or less than 5, so 5 minutes only. So we won't get so half an hour or 1 hour to pitch our idea completely. So whatever it is, we need to present or we need to pitch in less than 5 minutes or less than 3 minutes also in some cases. So इसके वहाँ से एक मॉडल आया था लीन कैनवास मॉडल। सो लीन कैनवास मॉडल पे सब पैरामीटर्स जो कुछ हम डिस्कस किया था अभी तक, तो पहले प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सो उसके बाद एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव्स क्या है। सो हम जो एग्जांपल दिया था ट्रैफिक का, सो ट्रैफिक दैट्स अ प्रॉब्लम एग्जैक्टली। अल्टरनेटिव्स क्या है, ऊबर, ओला और प्राइवेट कैब्स, सो अभी अल्टरनेटिव्स हैं। नाउ सॉल्यूशन, द नेक्स्ट इमीडिएटली, सो what is the solution that we are giving for that particular problem? Maybe, so we are arranging cabs specially directly from the company itself, pool cabs for 3-4 people who are coming. Yes, ma'am. Hindi? Okay, ma'am.
सर कैन यू हेल्प मी? हाँ हाँ ओके, तो पहले तो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के नीचे क्या आएगा? सो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव्स क्या है? सो अगर जोमेटो है तो सो द प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव्स, सो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव्स क्या है? सो ओला, उबर, सो ओ एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव्स। तो इसका सोल्यूशन क्या दिखा रहे? सो सोल्यूशन क्या है कि डायरेक्ट कैब्स, सो कंपनी अरेंज अरेंज किएगा, सो कैब्स, द कंपनी विल अरेंज कैब्स डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर 3-4 पीपल लाइक दैट। सो ये की मेट्रिक्स बोले तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस सक्सेस कैसे बोलते हैं? सो मैम ने बोला था, सो गिफ्ट आर्टिकल्स, सो हम भेजेंगे, सो विल सेल गिफ्ट आर्टिकल्स। सो की मेट्रिक्स, सो मैम सक्सेस बोलेगा, सो इफ शी सेल्स 100 items per month or so 200 items per month, then it will be a success. Then कुछ quality metrics कुछ है क्या? So वो भी की metrics, और कितने customers है, और कितना customers repeat, so regularly repeat हो रहा, so ये सब कुछ की metrics में आता। Unique value proposition, so yesterday sir was saying regarding the Lay's, so Lay's packets, and Lay's packets again there were separate flavors also. So those are nothing but the unique value proposition. So the next is unfair advantage. So problem हो गया, existing alternatives हो गया, उसके बाद solution और success कैसे measure करते in terms of customers, so in terms of revenue, in terms of employment, how many employees you are engaging, so पूरा key metrics हो गया। उसके बाद unique value proposition, so क्या है कुछ खास आपके सॉल्यूशन में, आपका सर्विस में, वो यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन होता है। सो उसके बाद अनफेयर एडवांटेज, सो अनफेयर एडवांटेज मतलब सो कोई स्पेसिफिक क्वालिटी आपका प्रोडक्ट में है जो कॉपी नहीं हो सकता, सो इट कांट बी कॉपीड बाय अनदर पर्सन, सो मे बी देयर मे बी एडवांटेज फ्रॉम द लोकल पर्सन, or else it may be handmade cloth, so which cannot be prepared by someone else, so unfair advantage. So channels बोले तो marketing कैसे करते? So social media, through newspaper, through mouth publicity, so कैसे आप so customers के will reach the customers. Customer segmentation, so customers का age, customers का gender, customers का so work preference, और पूरा customer segmentation. The next is early adopters. Early adopters मतलब so complete product so is not released into the market, but even then so example अभी हम apartment लिया तो so there will be pre-bid selling, so pre-sales so will be open pre-sales, मतलब so apartment पूरा construction नहीं हुआ था, बट लेकिन सो बिल्डर क्या करता, सो वी आर गिविंग ऑफर्स नाउ टुडे, सो इफ यू बुक इन फ्लैट वी विल गिव यू ऑफर 5% ऑफर और 2% ऑफर लाइक दैट, सो वो अर्ली अडॉप्टर हो गया। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सो अभी जो कुछ सो सर अधिका सो एक्सप्लेन किया था, सो इधर आएगा। सो कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब बनाने के लिए कितना कॉस्ट होगा, सो ये पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर में आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट, सो ये पूरा। रेवेन्यू मतलब जो कुछ जनरेट हो रहा, सो वो रेवेन्यू में आएगा। सो लाइफ टाइम वैल्यू कितना है, ग्रॉस मार्जिन, नेट रेवेन्यू, सो ऑल दिस थिंग्स। मैं जस्ट थोड़ा हिंदी में ऐड करता हूँ, सर ने तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। जब हमने स्टार्ट किया था मोस्ट ऑफ द बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि जी हाँ, मैं वो आदत लगी है ना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वो अभी ऑलरेडी आपका हो चुका है, आपने पहले ही किया है, सॉल्यूशन भी आपके पास है, अल्टरनेटिव्स क्या है वो भी आपने किया है। की मैट्रिक्स में बताता हूँ कि आपका जो बिजनेस है उसका वो यशस्वी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप किस पैरामीटर पे मेजर करेंगे। तो हो सकता है कि आपके कितने यूनिट आप सेल कर रहे हो, कितने चीज़ें आप बेच रहे हो,
वो एक यूनिट हो सकता है। आप अपना अपना डिसाइड करो कि, या फिर वो सर का किसी का स्टार्टअप है, इट इज़ रिगार्डिंग, उनका जो आइडिया है इट इज़ रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइडर, कि इलेक्ट्रिशियन की सर्विस प्रोवाइड की या फिर प्लम्बर की सर्विस प्रोवाइड दी, तो उनके केस में उनका जो की मैट्रिक्स होगा वो ये होगा कि उन्होंने कितने लोगों को सर्व किया, राइट। सो ऐसे हर एक आइडिया का अलग अलग बिजनेस की मैट्रिक्स रहेंगे। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, जैसे हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, और आपने बहुत सारे बताए थे कि हर एक प्रोडक्ट में हर एक कंपनी कुछ ना कुछ डिस्टिंक्टिवनेस करने का प्रयत्न करती है, अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग अलग क्या है वो करने का कोशिश करती है। और हमने उसमें एग्जांपल लिया था लेज़ का, राइट। लेज़ का एग्जांपल बताया था कि हम तो चिप्स सालों से, हज़ारों सालों से खाते आ रहे हैं, बट लेज़ ने क्या किया, जस्ट उसमें फ्लेवर्स ऐड कर दिए, पैकेजिंग ऐड कर दिया, तो कुछ नया बनाया, तो वो यूनिक हो गया, एक उसके जैसा दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वो यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन हो गया। हाई लेवल कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। चैनल्स, चैनल्स का मतलब है आप मार्केट तक कैसे पहुंचोगे, राइट। तो चैनल्स में 2-3 चैनल होते हैं। जैसे डायरेक्ट चैनल होता है कि आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हो, आप कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो और डायरेक्टली सेल करते हो। बट अगर फिर से लेज़ का एग्जांपल ले, लेज़ कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को बेचती है क्या? नहीं। कैसे बेचती है? वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, राइट। तो वो चैनल फॉलो करते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब कुछ कंपनी ऐसी है वो डायरेक्टली कस्टमर को बेचती है, मैं ही मैन्युफैक्चर करूंगा और मैं ही बेचूंगा। जैसे आपके यहाँ पे चंदेरी साड़ी, माहेश्वरी साड़ी, ये ना बहुत सारी दुकानें हैं और वो खुद उनके कंपनी के ही आउटलेट है, कंपनी ही बनाती है, कंपनी ही बेचती है, तो वो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट चैनल हो गया। बट अगर जैसे लेज़ का एग्जांपल लिया तो वो इनडायरेक्ट चैनल हो गया। तो आप कैसे बेचना चाहोगे वो आपको चैनल उसमें डिस्क्राइब करना होगा। अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज का मतलब होता है कि क्या आपके बिजनेस में ऐसा कोई एडवांटेज है कि जो किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसा होता है, फॉर एग्जांपल जियो का अनफेयर एडवांटेज जब जियो मार्केट में आया तो ये था कि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया मार्केटिंग पे, तो पैसा उनका एडवांटेज था। बट किसी किसी का अनफेयर एडवांटेज होता है कि वो टेक्नोलॉजी जो है बस वो मेरे पास है, किसी और के पास है ही नहीं। जैसे एंड्रॉयड है तो उन्होंने ओपन एक्सेस कर दी है, बट iOS है जो आईफोन है, तो आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बस आईफोन के पास है, किसी और के पास नहीं है। और उसके जो पेटेंट्स है वो भी आईफोन के पास ही है, वो किसी और के कोई और उसको यूज़ भी नहीं कर सकता, राइट। तो वो उनका अनफेयर एडवांटेज होगा कि मेरा प्रोडक्ट है और मैं ही यूज़ करूँगा, तो वो एक अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। कस्टमर सेगमेंट आपको पता है ऑलरेडी। अर्ली एडॉप्टर्स, आपका प्रोडक्ट कौन एक्सेप्ट कर सकता है वो कस्टमर आपको आइडेंटिफाई करने, तो वो कस्टमर सेगमेंट का ही पार्ट आ जाएगा। रेवेन्यू स्ट्रीम्स, आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, राइट। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको पैसा कौन देगा। तो उसमें लिस्ट ऑफ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन आपके कस्टमर हो सकते हैं जो आपको पैसा दे सकते हैं, और आपको रेवेन्यू मॉडल। मैं थोड़ा सा रेवेन्यू मॉडल पे बोलना चाहता हूँ कि अलग अलग तरीके के रेवेन्यू मॉडल होते हैं, राइट। तो एक होता है पे पर यूज़, आप जितना यूज़ करोगे उतना आपको पैसा देना होता है। एक सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, जैसे नेटफ्लिक्स के जो रेवेन्यू मॉडल है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि आप हर महीने 199 का रिचार्ज करो या 499 का रिचार्ज करो तो पूरी फैमिली कर सकते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट। तो हर महीने आपको देना पड़ेगा, तो वैसा आपको रेवेन्यू आ रहा है। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, राइट। तो वो प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल हो गया। तो वो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि आप कैसे, आपके पास रेवेन्यू कैसे आ रहा है, एक प्रोडक्ट सेल करके आ रहा है कि कुछ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, तो वो आपका रेवेन्यू मॉडल होगा। और लास्ट में आ गया कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो हमने अभी भी डिस्कस किया। वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, राइट। आपका प्रॉफिट कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कितना आएगा, ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ में, एक ही पेपर पे ये आपका पूरा बिजनेस प्लान रेडी हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है लंच रेडी हो गया है ना, तो ठीक है। अब हमने फिर से, मैं जस्ट 1 मिनट ले रहा हूँ, 1 मिनट ले रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रुकिए।
हमने नाश्ता भी कर लिया था। तो ये सारी जो प्रोसेस है अभी तक हमने मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी आवर लास्ट सेशन। इसके बाद एक सेशन है बट वहाँ शायद हम नहीं बोलेंगे। तो वी स्टार्टेड विथ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो ये जो सारी प्रोसेस हमने जो फॉलो की है, ये हर एक बिजनेस में फॉलो करनी होती है, स्टार्टअप की जर्नी में फॉलो करनी होती है। और जब भी कोई स्टूडेंट आपके पास आए तो आपको ये सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं, या फिर आप भी अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करना चाहते हो तो आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको फॉर बीइंग अ वेरी नाइस ऑडियंस। सर, तो मैं जस्ट सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बीइंग वेरी नाइस ऑडियंस। तो सबने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप लेके आए, और एज का डिफरेंस अगर मैं बोलता हूँ, सबका मेरे मम्मी पापा के एज के थे। तो मैं जब बात कर रहा था तो मुझे वही लग रहा था कि जैसे मैं मम्मी पापा को बताता हूँ घर पे कि ये मोबाइल पे ये मत किया करो, वो मत किया करो, ये रील मत ज़्यादा देखो, ऐसे कभी कभी बताना पड़ता है। मुझे भी वैसे ही लगा, वैसे ही फील हुआ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग मी बोथ ऑफ अस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। और आपने बहुत पेशेंसली हमें सुनने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। So I too would like to thank each and every teacher who is here. So thank you very much for this opportunity. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Thank you again. Thank you so much, sir, for your giving us your knowledge and sharing your experience with us. Thank you everyone for your enthusiastic participation. We will now break for lunch. Kindly return on time as we have exciting session lined up for the second half of the day.